अब देख रहे हैं 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और धीरे धीरे अपनी चीज क्या हो रही है, खत्म हो रही है। धीरे धीरे लम्हा लम्हा चैप्टर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बस 2-4 दिन का बचा है, उसके बाद हम भी फ्री और तुम भी फ्री। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी ने क्या खूब कहा है यारो कि आसमान में छेद नहीं होता। एक काम करो, एक पत्थर जमसे तो उछालो, आसमान में क्या तुम्हारे सर में भी छेद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम भयंकर सरल है और छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान। कल मैंने बाजार के बारे में पढ़ा दिया आपको। बताओ बाजार किसे कहते हैं? जहाँ क्रेता और बस 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 जहाँ वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है। इज दैट क्लियर? समझ गए? आप पढ़ेंगे बाजार संतुलन। अब देखो, अगर संतुलन की मीनिंग आई, जैसे क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो समझ जाना वो बाजारी संतुलन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आया व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, तो समझ जाना वो संतुलन ही है, अपन बाजार से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं संतुलन और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, क्योंकि अपन ने बाजार का मतलब कल देख लिया। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ पूरी लड़ाई होगी मांग और पूर्ति के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में, बस बस यही लड़ाई होगी, बात होती है खत्म। तो तुम्हें ऐसा लग रहा संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब लेवल, बैलेंस, इक्वल टू ईच अदर। तो मतलब डिमांड और सप्लाई केवल वही चलेगी, मांग और पूर्ति, पूर्ति को आपूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो मांग और आपूर्ति दोनों सेम हो जाएगी। जब दोनों सेम हो जाएगी तभी तो संतुलन पैदा होगा। तो कैसे संतुलन पैदा होगा? सबसे पहले अपन देखते हैं संतुलन किसे कहते हैं। देख, संतुलन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर के 2 आ रहे हैं और 2 नंबर के कितने आ रहे हैं? 2। तो आप संतुलन किसे कहते हैं? बहुत ही आसान, जब बाजार की आपूर्ति और बाजार की मांग एक दूसरे के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उस बिंदु को, जिस बिंदु पर वो है इक्वल हो जाती है, उस बिंदु को ही साम्य बिंदु या उसे ही संतुलन कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार की मांग और बाजार की आपूर्ति बराबर हो जाती है, एक दूसरे के समान हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन को, उस बिंदु को, उस स्थिति को संतुलन के नाम से जाना जाता है, या उसे बाजार संतुलन कहा जाता है। आपको मालूम है अपने पास 2 ही चीज होती है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड अपनी होती है, सप्लाई विक्रेता की होती है। हम कोई चीज लेने जाते हैं मतलब हम डिमांड करते हैं, और जो सेलर्स प्रोवाइड करता है मतलब वो सप्लाई दे रहा है। क्या दे रहा है? सप्लाई। 2 ही तो चीज है, सप्लाई और डिमांड, और ये दोनों इक्वल हो गई तो वही क्या है? इक्विलिब्रियम। जब बाजार की आपूर्ति, बोले तो पूर्ति, समझ गए ना? जब बाजार की आपूर्ति और बाजार की मांग एक दूसरे को संतुलित करते हैं तो उस स्थिति को संतुलन कहते हैं। ठीक है, आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? मार्केट ऑफ डिमांड एंड supply of demand are equal to the each other. This state is called क्या? इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम। अरे कितना आसान है, वैसे याद है, वैसे याद रख लो। डिमांड इक्वल सप्लाई हो गई, और कहाँ की? बाजार की। एक ऐसी स्थिति जहां पर बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति दोनों एक दूसरे को बराबर कर देती है, तो उस स्थिति को संतुलन या साम्य कहा जाता है। When the states are equal to each other, the demands and supply of market is called इक्विलिब्रियम। बन पाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। बहुत ही आसान। अब अपन चलते हैं अगला, संतुलन कीमत। तो सिंपल, जैसे मार्केट डिमांड है, मार्केट सप्लाई है, वैसे क्या आ जाएगी? अब कीमत आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन आई, संतुलन कीमत क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम प्राइस? तो बहुत ही आसान, क्या है? देखो, किसी उत्पाद की मांग, जब किसी उत्पाद यानी वस्तु, अरे आप मांग करोगे किसी वस्तु की, करोगे ना? समझ गया कि नहीं? जब उत्पाद की मांग उत्पाद की आपूर्ति के बराबर हो जाती है, ठीक है, जब उत्पाद यानी कोई वस्तु, तो जब किसी उत्पाद की मांग उत्पाद की आपूर्ति के बराबर हो जाती है तो इसे ही
हम संतुलन कीमत कहते हैं। क्यों हुई? क्यों हुई? किसी उत्पाद की मांग और उत्पाद की पूर्ति एक जगह आके इक्वल बराबर क्यों हो गई? क्योंकि वहां पे कोई प्राइस आया होगा, तो उस प्राइस पे आकर वो रुक गई होगी। उस प्राइस पे आकर वो क्या हो गई होगी? रुक गई होगी। तो उस प्राइस पे ही निर्धारित हो जाती है कीमत वस्तु की। जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति समान हो जाती है, वहीं पर वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी जाती है। तो संतुलन कीमत किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जब किसी उत्पाद की मांग और उत्पाद की आपूर्ति बराबर हो जाती है, तो उस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में उपभोक्ता और निर्माता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? अरे यार, मैं मान लो 10 रुपए में वस्तु बेचना चाहता हूं और तुम लोग 9 रुपए में वस्तु खरीदना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गई? या तो मैं 9 रुपए कर दूंगा या तो तुमको 10 ही देना पड़ेगा। अगर तुम 10 दे रहे हो तो देखो, आप 10 हो गए, 10 आपकी भी हो गई, 10 मेरी भी हो गई, इक्वल हो गए। या फिर मैं ही 9 कर देता हूं, 9 हो गए, इक्वल हो गए। तो जहां पर ग्राहक और विक्रेता अर्थात उपभोक्ता और निर्माता उत्पादनकर्ता दोनों की क्या हो जाती है? सेटिस्फेक्शन हो जाती है, दोनों को संतुष्टि मिल जाती है। ठीक है, जिससे उत्पाद की कीमत स्थिर हो जाती है। जिससे उत्पाद की कीमत क्या हो जाती है? स्थिर। अरे कीमत स्थिर रहेगी ना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल फॉर अपन अगर किसी की बात करें संतुलन कीमत की, तो जैसे वस्तु की कोई मांग है, वस्तु की क्या है? कोई डिमांड है, वस्तु की क्या है? सप्लाई है। ठीक है, और वस्तु का यहाँ पर क्या है? प्राइस है। वस्तु का क्या है? प्राइस। अगर मान लीजिए डिमांड आपके पास किसी वस्तु की मांग कीमत ऐसी है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8। इज दैट क्लियर? अब डिमांड आपकी मान लीजिए ऐसी हो गई। ठीक है, कि 2, 4, 6 और 8। अब सप्लाई मान लीजिए ऐसी हो गई 8। ठीक है, 6, 4 और 2। अब इधर देखो, अब यहाँ पे कैसे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी? देख के बताओ। डिमांड और सप्लाई, अब प्राइस कितना रखें कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए? देख लो कीमत 2 रुपए की वस्तु की प्राइस कितनी है? 2 रुपए। ठीक है, तो आपकी डिमांड थी 2 और आपकी सप्लाई थी 8। ठीक, जैसे ही वस्तु का मूल्य 4 हुआ तो आपकी जो सप्लाई थी वो घट के 6 हो गई और आपकी डिमांड बढ़ के क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार और कीमत आगे बढ़ती गई। ठीक है, तो इस प्रकार कोई एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर निकलेगी जहां पर वो कीमत क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। ठीक, वो कीमत क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पर डिमांड मान लीजिए, अब डिमांड और क्या हो गई? सप्लाई। अब मान लीजिए वो 10 रुपए पे आके सेम हो गई। 100 ही लोग डिमांड कर रहे थे और 100 ही लोग क्या कर रहे थे? सप्लाई दे रहे थे। तो मतलब इसका मतलब ये देखो, डिमांड और सप्लाई एक जगह आके कहां क्या हो गई? तो जब वस्तु 10 रुपए की है, तो देखो डिमांड और सप्लाई दोनों कैसी हो गई? बराबर। तो ये इससे दोनों को सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं? इससे दोनों को सेटिस्फेक्शन मिला। किसको सेटिस्फेक्शन मिला? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, डिमांड मतलब उपभोक्ता को भी और उत्पादन कर्ता को भी, निर्माता को भी और किसको? ठीक है, अरे कस्टमर को भी। ठीक है, दिमाग ये लगाओ, जहां पर एक ऐसा मूल्य जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों कैसी हो जाती है? समान हो जाती है, वहीं पर ग्राहक भी संतुष्ट और विक्रेता भी संतुष्ट। अर्थात उपभोक्ता भी संतुष्ट और उत्पादनकर्ता भी संतुष्ट या निर्माता भी संतुष्ट हो जाता है। तो वहीं पर वस्तु की कीमत स्थिर हो जाती है। उसे ही कहते हैं क्या? संतुलन कीमत। अब संतुलन कीमत क्या है? अपने शब्दों में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जब किसी उत्पाद की मांग और उत्पाद की पूर्ति आपस में एक दूसरे को बराबर कर देती है, तो उस स्थिति में उपभोक्ता और निर्माता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति में वस्तु का मूल्य फिक्स्ड हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं क्या? संतुलन कीमत। इज दैट क्लियर? आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन द डिमांड ऑफ कमोडिटी
and supply of commodity is equal to the each other. This is condition show the consumer and producer are satisfied. Show the price of commodity is constant. Price of commodity या price of product is constant. is called क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस. अरे अपने मर्जी से लिख सकते हो ना यार तुम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं. अगर डायरेक्ट तो आप ऐसा लिख सकते हो कि which points are equal to demand and supply. This point is called equilibrium point. So this point are constant to price of commodity या price of product. तो वहां पर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी? ठीक है, स्थिर हो जाएगी, यानी फिक्स्ड हो जाएगी. यानी 5 रुपए तो 5 रुपए. वस्तु की कीमत निर्धारित कैसे होती है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाती है, जब ही उसकी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है. उसे कहेंगे अपन क्या? इक्विलिब्रियम प्राइस. बन पाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो. ठीक है, अब अगला चलते हैं. अधिमांग किसे कहते हैं? एक्सिस डिमांड, वस्तु की मांग. ठीक है, अर्थात कहने का मतलब एक्सिस डिमांड. बहुत अच्छे समझो, ये पूरे 2023 है. पूरे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से 2023. अब अधिमांग किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल यार, सिंपल. जब अधिमांग किसे कहते हैं? अधिमांग एक ऐसी मांग होती है जब बाजार में वस्तु की मांग अधिक हो जाती है और वस्तु की पूर्ति कम रहती है, तो उसे अधिमांग कहते हैं. नहीं आया समझ? अरे सिंपल यार, मांग क्या होगी? अधिक होगी और सप्लाई पूर्ति कम होगी. सप्लाई मतलब पूर्ति क्या होगी? कम होगी. तो उसको कहेंगे क्या? भाई साहब ऐसे नहीं आएंगे कि अधिमांग क्या है. क्वेश्चन थोड़े से ऐसे उटपटांग करके वो पूछेगा, दिमाग लगा लेना. अधिमांग बस शब्द देख लेना, एक्सिस डिमांड और आंसर यही लिखना. पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे. अब वो तुम्हारी हेडेक, तुम कैसे पहचान रहे हो? मैंने मेन पॉइंट लिख दिया हूँ यहाँ पर, कीवर्ड लिख दिया हूँ मैंने आपको. एक्सिस डिमांड. ठीक है, एक्सिस डिमांड किसे कहेंगे? ठीक है, तो एक्सिस डिमांड किसे कहेंगे? when the demand of commodities is more than the supply of commodities is called excess demand. या फिर when the demand of commodities is more but the demand of supply is less, this situation is called excess demand. समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो. अब जस्ट इसका उल्टा बोल दो. देखो, अधिपूर्ति एक्सिस सप्लाई. अरे सप्लाई बढ़ेगी ना. अब यहाँ पे क्या एक्सिस था? यहाँ पर डिमांड. तो क्या बढ़ी थी? डिमांड. अब यहाँ पर क्या है? सप्लाई. तो क्या बढ़ेगी? सप्लाई. सिंपल. क्या लिखोगे? when the supply of commodities is more but the demand of commodity is less is called ठीक है, एक्सेस सप्लाई. खत्म काम. तो क्या लिखेंगे? जब बाजार में वस्तु की पूर्ति अधिक होती है और वस्तु की मांग कम होती है, तो इस स्थिति को ही अधिपूर्ति कहा जाता है. भाई ट्रिक से समझो, बात होती है खत्म. अब जल्दी बताओ, बन पाएगा कि नहीं? अधिपूर्ति अधिमांग समझ में आ गया भाई. उसमें सप्लाई बढ़ेगी, इसमें डिमांड बढ़ेगी. समझ गए कि नहीं? अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया तो पक्का 100%. ठीक है, छोड़ के तो नहीं आओगे. ठीक है, और विशेषता आगे कैरेक्टरिस्टिक सब यही लिखना. ठीक, अब बताओ, क्लियर हो गई? अब चलते हैं उच्चतम निर्धारित कीमत 2023. सब 2023 है. ये आएगा, इसको छोड़ के न्यूनतम निर्धारित कीमत को छोड़ के ये सब कुछ 2023 है. ठीक है, प्राइस सीलिंग. उच्चतम को हाईएस्ट भी बोलते हैं, उच्चतम को हाईएस्ट भी बोलते हैं. तो उच्चतम निर्धारित कीमत क्या होती है? बहुत ही अच्छे समझिए क्या होती है. ठीक है, अरे यार एक ऐसी कीमत यार जो सरकार निर्धारित कर देती है मैक्सिमम किसी प्रोडक्ट की, और उससे ज्यादा कीमत अब वो नहीं कर सकती है, तो उसको कहेंगे क्या? उच्चतम निर्धारित कीमत. अरे सरकार ने किसी प्रोडक्ट का मूल्य 10 रुपए रख दी,
तो अब उसका मूल्य 11 होएगा ही नहीं। उसको कहेंगे अपन उच्चतम निर्धारित कीमत। कितना आसान है। इधर देखो, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को, ऊपरी यानी उसके बाद नहीं होगा, आपको 10 के बाद होएगा ही नहीं, या उन्होंने 100 मूल्य रख दी तो 100 के बाद नहीं होगा। तो ऊपरी सीमा देखो, दो सीमा होती है, एक लोअर सीमा होती है और एक हाईएस्ट बोले तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अरे लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो सिंपल सी बात है ना, अपर यानी क्या, अपर यानी प्राइस सीलिंग, अपर यानी प्राइस सीलिंग, जहां पे सबसे ज्यादा कीमत वस्तु की सरकार रख देगी, फिर उसके बाद खत्म, उसके बाद वो बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु या सरकार द्वारा, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित मूल्य कहा जाता है। इज दैट क्लियर? द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस, ठीक है, प्राइस fixed by the government of a good or service is called the price ceiling. The price ceiling is also known as the highest fixed price. इसे highest fixed price के नाम से भी जाना जाता है। Is that clear? सिंपल यार, सिंपल है। प्राइस सीलिंग बोले तो उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है? सिंपल सी बात है, जब सरकार किसी वस्तु या सेवा का ऊपरी मूल्य निर्धारित कर देती है और उससे ज्यादा का मूल्य वह निर्धारित नहीं कर सकती है, तो इस अवस्था को ही हम उच्चतम निर्धारित मूल्य कहते हैं, प्राइस सीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए रख दी है और उसके बाद वो मैक्सिमम प्राइस है, फिर उसके बाद उसका प्राइस वो निर्धारित नहीं कर सकती है, तो इसे ही उच्चतम निर्धारित मूल्य कहा जाता है। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इज दैट क्लियर? डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। द प्राइस सीलिंग आल्सो नोन द हाईएस्ट फिक्स्ड प्राइस। स्थिर हो गया वो, अब नहीं बदलेगा। अब उसके नीचे आइए, न्यूनतम निर्धारित प्राइस फ्लोर। इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये देखिए आप लोग, जहां पर ये लिखा है क्या, ऊपरी, ठीक है, जहां पे लिखो तुम लोग ने अपर, तो वहां पे क्या कर दोगे, लोअर। बात होती है खत्म, आंसर हो गया आपका बनके तैयार। क्या लिखोगे, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, निचली, क्या लिखना है, निचली सीमा को यहाँ पे क्या लिखोगे, निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे, द अपर की जगह क्या लिखेंगे, लोअर। द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड द प्राइस सीलिंग, नहीं, प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। इज दैट क्लियर? मतलब अगर लोअर लिमिट का मतलब होता है उसने किसी की कीमत रख दी है भैया, अब मान लीजिए किसी कीमत उसने 5 रुपए रख दी है, तो 5 के नीचे अब वो और नहीं रखेगी। जैसे पेट्रोल का मूल्य अगर 110 120 उसने कर दी है, तो उसके नीचे वो अब वही नीचा मूल्य था, सबसे ज्यादा वही नीचा मूल्य था, अब उसके नीचे और वो और नहीं करेगी, और नहीं करेगी। तो यह है निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम। बन पाएगा कि नहीं? बन जाएगा। अगला चलते हैं, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। संप्राप्ति को कहते हैं अपन राजस्व। क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। इज दैट क्लियर? और राजस्व का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद क्या है। इसे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहा जाता है। तो अब इसकी मीनिंग समझ लो। श्रम का सीमांत राजस्व उत्पाद, राजस्व में परिवर्तन है, अर्थात राजस्व में परिवर्तन जो होता है उसे ही हम कहते हैं श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। तो श्रम का सीमांत राजस्व उत्पाद, राजस्व में परिवर्तन है जो श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को नियोजन करने के परिणाम स्वरूप होता है। नियोजित करने के परिणाम स्वरूप होता है। इज दैट क्लियर? तो नियोजित लिखेंगे आप इसको, क्या लिखेंगे, नियोजित लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, नियोजित, ठीक है।
तो श्रम का उत्पाद राजस्व उत्पाद, राजस्व में परिवर्तन है जो श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को नियंत्रित करने के परिणाम स्वरूप होता है, जो अन्य सभी इनपुटों को स्थिर रखता है। एक कार्यकर्ता का सीमांत राजस्व उत्पाद श्रम के उत्पाद सीमांत उत्पाद और उत्पादन के सीमांत राजस्व के उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है, अब ये पूरा बकवास लग रहा है, भ्रष्ट हो गया, कहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कम से कम शब्दों में। श्रम का सीमांत राजस्व उत्पाद जो है वह राजस्व में परिवर्तन होता है जो श्रम की एक अतिरिक्त इकाई को नियोजित करने के परिणाम स्वरूप होता है। या आप लोग लिख सकते हैं श्रम की एक इकाई को नियोजित करने की जो क्रिया होती है जिससे राजस्व विभाग में परिवर्तन होता है, उस क्रिया को ही हम कहते हैं क्या? श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। इसे निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। यह सूत्र है MRPL बराबर MR गुणित MPL। बस इतना लिख सकते हैं आप, इतना पूरी महाभारत लिखने की कोई जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, लिख पाएंगे कि नहीं? इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है, देखो इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अरे द मार्जिनल MRPL, अरे वही तो है MRPL, ठीक है। द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, इसको इस तरह लिख के तुम MRPL लिख सकते हैं। MRPL is the change in revenue that results from employing an additional unit of labor holding all other inputs constant। जब लेबर में एक यूनिट में कोई चेंजेस होता है तो उससे तुम्हारी ये जो ऑल यूनिट होती है, ये इनपुट्स जो होती है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसी को ही कहते हैं अपन क्या? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब नहीं समझ में आ रहा है तो देखो बहुत ही आसान, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप तुम लोग इंग्लिश में भी ऐसा लिख सकते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर मीन्स change in revenue is called MRPL, MRPL represent the given formula MRPL equal MR into MPL। ठीक है, is that clear? अब बहुत कठिन लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाए ये मीनिंग इसकी गई तेल लेने। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ऐसा आंसर लिखना है, गौर से सुनो। ठीक है, जब श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद एक ऐसा उत्पाद होता है जिसमें MR को MPL से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो MR और MPL का जो गुणात्मक संबंध होता है उस गुणात्मक संबंध को ही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहा जाता है। सिंपल सी बात, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे MR बोले तो क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। अरे मार्जिनल, M बोले तो क्या? सीमांत। M बोले तो सीमांत, R बोले तो रेवेन्यू, R बोले तो राजस्व, सीमांत राजस्व। जब सीमांत राजस्व को MPL से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे ही हम कहते हैं क्या? श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। अगर ये मीनिंग जो मैंने लिखा वो अच्छी नहीं लग रही तो हिंदी वाले आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, गौर से सुनिएगा। जब MR को MPL से गुणा किया जाता है, अतः MR और MPL का जो गुणात्मक संबंध होता है उस गुणात्मक संबंध को ही श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया जाता है, MRPL इक्वल MR इंटू MPL। खत्म यार, काय को टेंशन ले रहे फोकट की? नहीं अच्छा लग रहा भगाओ इसको, कौन जबरन में काय को पढ़ रहा है? अरे ये लिखना, केवल यही लिखना, बस इसी से आंसर बनाना। ठीक है, इंग्लिश वाले को नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाले कैसे बनाएंगे? गौर से सुनो। ठीक है, क्या लिखेंगे? when the MR multiply by the MPL
L, MPL. This relationship is called marginal revenue product of labor. The marginal revenue product of labor is represent the follows formula और फार्मूला ये वाला लिख देना। किसी कोई डाउट? अपने शब्दों में इसको बना लो आप। इतना बहुत ये कठिन लिखा है, ये कठिन लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो, जवाब तो समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, पक्का 100%? ठीक हो पाएगा कि नहीं? M बोले तो मार्जिनल, P बोले तो प्रोडक्ट, L बोले तो लेबर, L बोले तो लेबर हिंदी वाले, M बोले तो सीमांत, R बोले तो राजस्व, ठीक है? M बोले तो सीमांत, R बोले तो राजस्व, ठीक है? M बोले तो समझ में आ गया मार्जिनल, P बोले तो क्या? उत्पाद, क्या? उत्पाद। और L बोले तो क्या रे? श्रम। L बोले तो क्या? श्रम। अब तुम लोग भी तो बना सकते हो, क्यों बना सकते हो कि नहीं? जब सीमांत राजस्व को सीमांत उत्पाद श्रम से गुणा किया जाता है तो उस क्रिया को ही श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। खत्म हो गई कहानी, ठीक है? आप लोग भी कर पाएंगे कि नहीं? When the marginal revenue is multiplied by the marginal product labor, so the produce relationship is called marginal revenue product of labor। खत्म हो गई कहानी। ये मीनिंग मत लिखो, केवल इससे दिमाग लगाओ, ये फार्मूले से लगा पाओगे कि नहीं? और इसका फार्मूला निम्नलिखित है, ये बताना पड़ेगा। हो पाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। अगला चलते हैं श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य। श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य, देखो दोनों मिलते जुलते हैं थोड़ा सा। श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य, यहाँ पे था सीमांत संप्राप्ति उत्पाद और यहाँ पर है मूल्य, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब इसको क्या कहेंगे? सीमांत उत्पाद का मूल्य एक गणना है। सीमांत उत्पाद का मूल्य एक गणना है। अरे मूल्यों की गणना ही तो की जाती है, तो सीमांत उत्पाद मूल्य एक गणना है जो सीमांत भौतिक उत्पाद को औसत राजस्व या उत्पाद की कीमत से गुणा करके प्राप्त की जाती है। इसे निम्न सूत्र से दर्शाते हैं, BMP इक्वल भौतिक उत्पाद गुणित उत्पाद की बिक्री का मूल्य। इज दैट क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो V का मतलब होता है क्या? वैल्यू। वैल्यू आने क्या है? मूल्य। इज दैट क्लियर? M का मतलब मार्जिनल यानी सीमांत और P का मतलब क्या है? उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद का मूल्य, ये तो लिखा है सीमांत उत्पाद, ये देखो ये सीमांत उत्पाद का मूल्य। तो सीमांत उत्पाद का मूल्य बराबर भौतिक उत्पाद गुणित उत्पाद की बिक्री का मूल्य। उत्पाद का बिक्री मूल्य उसे ही कहते हैं अपन क्या? उसे कहते हैं क्या? श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य। अब नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फार्मूले को देखो। केवल किसको देखो? केवल फार्मूले को देखो और आंसर बनाओ अपना, ठीक है? VMP बोले तो क्या? सीमांत उत्पाद मूल्य। सीमांत उत्पाद मूल्य। अब कैसे लिखेंगे? श्रम का सीमांत उत्पाद मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जो भौतिक उत्पाद और उत्पाद का बिक्री मूल्य का गुणात्मक संबंध होता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से दर्शा सकते हैं, भौतिक उत्पाद गुणित उत्पाद का बिक्री मूल्य। ऐसा करके लिख दो, इनको नहीं लिखना है तो आप लोग क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, आप BMP मतलब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है? इट इज द रिलेशनशिप, ठीक है? मल्टीप्लाइंग रिलेशनशिप with the physical product and sales price of the product। और नहीं समझ में आ रहा है तो when the process the physical product is multiplied by the sales price of the product is called value marginal product of labor। is that clear? ठीक है? और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? निम्नलिखित सूत्र से। खत्म हो गई कहानी। is that clear? फार्मूले पे दिमाग लगाओ ना, काय को मीनिंग पे दिमाग, इधर काय को दिमाग लगा रहे हैं, इसी पे पूरा फार्मूले लिख दो और काम खत्म हो गया। ठीक, बताइए क्या समझ में नहीं आया? क्या आ गया पूरा समझ में? जल्दी बताइए।